सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवाद एक सेतु की तरह निर्बाध आवागमन के मार्ग प्रशस्त करता है। कोई अवरोध शेष नहीं रहता। वह एक संवाद स्थापित करने वाला सशक्त साधन या उपकरण बन जाता है। इसलिए दो संस्कृतियों को जोड़ने का, दो भाषा भाषियों को परस्पर जोड़ने का, दो देशों या राज्यों को जोड़ने का, दो अनुशासनों को जोड़ने का यह सेतु बहुदिशागामी है, बहुआयामी है। इस सेतु के निर्माताओं से ये उम्मीद, ये आशा की जाती है कि वो निष्ठावान हों, वो पूरे ईमानदार हों और एक शुद्ध संकल्प के साथ वो इस सेतु का निर्माण करें। इसलिए अपेक्षा, आवश्यकता यह भी होती है क्योंकि सूचना और संचार क्रांति के लिए जो संवाद स्थापित हो, जो भाषा का अंतरण किया जाए, वह निष्पाप हो, निर्दोष हो, स्पष्ट हो और बोधगम्य हो। अनुवाद के क्षेत्र में ये निष्ठा एक सीमेंट की तरह है। इसलिए निष्ठा का सीमेंट चाहिए, संकल्प का लोहा चाहिए और यदि ईमानदारी से इन दोनों का अनुपात न बरकरार रखा जाए, न ध्यान रखा जाए तो सेतु ध्वंस हो जाता है, टूट जाता है। और इसीलिए बात चाहे मीडिया के विभिन्न माध्यमों की हो या उनके साथ अन्य संबंधों की, चोली दामन का रिश्ता तो अनुवाद के साथ उसका रहता ही है। इसीलिए अनुवाद, अनुशासन, सूचना, संचार क्रांति, इन दोनों में हम देख सकते हैं कि मूल भावना, मूल उद्देश्य लोकहित का, जनहित का, राष्ट्रहित का और विश्वहित का यह उद्देश्य रहता है। और ऐसे उद्देश्य को यदि साधना हो तो निश्चित रूप से अत्यधिक सावधान रहना होता है, ध्यान रखना होता है। निहित स्वार्थ और स्वार्थ लिप्सा से, लापरवाही से, उदासीनता से यदि कोई कार्य हो जाए अनुवाद के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो बड़ी हानि पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरे किसी भी देश को उठानी पड़ती है। और यह हानि युग युगांतर तक रेखांकित की जाती है। इसलिए सूचना संचार क्रांति के साथ साथ भाषा और अनुवाद का जो अटूट रिश्ता है, उसमें हम यह भी देख सकते हैं कि संचार कर्मियों से तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अनुवाद विदों से जो अपेक्षाएं होती हैं, एक समान, एक रूपता, इसकी आशा की जाती है, तटस्थता की आशा की जाती है, ईमानदारी और तथ्यात्मकता की आशा की जाती है, यथार्थ परकता, उद्देश्य मूलकता और प्रभावात्मकता, इन सब तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जनसंचार माध्यमों में, अनुवाद में यह समान धर्मी गुण हमें देखने को मिलते हैं। दोनों के उद्देश्यों में, दोनों की रचना प्रविधि में और दोनों की रचना प्रक्रिया में हमें विशेष रूप से बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। मीडिया और अनुवाद की कुछ समान धर्मी सीमाएं भी होती हैं। जो सीमाएं प्रिंट मीडिया में हैं उनमें स्थान की यानी स्पेस की सीमा है, समय की तात्कालिकता की सीमा होती है, प्रामाणिकता जुटाने की सीमा होती है, दबाव में कार्य संपन्न करने की सीमा होती है, पाठकीय अपेक्षाओं या भाषा के अध्येताओं और ज्ञाताओं को ध्यान में रखकर सीमा निर्धारित की जाती है, बाजार तंत्र की भी सीमा होती है और क्षेत्रीयता के आधार पर मुद्रण आदि की अपनी सीमाएं होती हैं। अनुवादक को प्रिंट मीडिया की इन समस्त सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद कार्य करना होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो सीमाएं होती हैं उनका प्रभाव अनुवादकों पर स्पष्ट दिखाई देता है। वहाँ प्रसारण के समय की सीमा होती है, कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का, इस तरह से दिन का, सप्ताह का
या माह का, ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं जिनकी सीमा निर्धारित होती है। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्रसारण की सीमा भी उससे जुड़ी होती है। उच्चारण की सीमा, मानकता की सीमा, विश्वसनीयता की सीमा, जीवंतता की सीमा और इसी तरह मंचन की, अभिनेयता की सीमा, भाषा नीति की सीमा, भाषिक मर्यादा की सीमा, इन सब का प्रभाव भी पाठकों या दर्शकों पर पड़ता है। इसलिए अनुवाद और अनुवादकों पर यह जिम्मेदारी गंभीरता के साथ निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। इन दोनों मीडिया क्षेत्रों में, मुद्रित और विद्युतीय, अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि कर्मचारियों या अधिकारियों को अनुवाद करते हुए इन समस्त सीमाओं और शक्तियों का पूरा ध्यान रखना होता है, अन्यथा गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनेक ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं जहां भाषा का दोष, अशुद्धियां, अर्थ का अनर्थ, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हमने पत्र पत्रिकाओं में ऐसे अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे हैं, व्यक्तिगत, संस्थागत, क्रय विक्रय संबंधी, खाने पीने के, जीने मरने के, खोने पाने के, बाजार या रोजगार या जनहित लोकहित की सूचनाएं, चिकित्सा संबंधी, जन जागरण संबंधी और ऐसे अधिकार बोध संबंधी, नियम कानून संबंधी, न जाने कितने प्रकार के विज्ञापन, विवाह के विज्ञापन भी हम देख सकते हैं। यानी विज्ञापनों में हम शब्दशय या शाब्दिक अनुवाद या अन्य प्रकार के अनुवाद, इनको भी देखते हैं। कालजयी रचनाओं के मंचन, अभिनेयता, इनकी तैयारी के उदाहरण हमने महाभारत में, रामायण में, चाणक्य में, तेनालीराम में, श्री कृष्ण आदि धारावाहिकों में हमने देखा कि किस तरह कितने बोधगम्य, कितने सहज, कितने संप्रेषणीय, मोहक अनुवाद इन धारावाहिकों में किए गए हैं। रूपांतरण या भाषांतरण की प्रक्रिया हमने औपन्यासिक और नाट्य रचनाओं के संदर्भ में भी उनके संवादों के अनुवाद और पटकथा आदि के अनुवाद के संबंध में भी देखी है। इसी तरह निर्मला, चरित्रहीन, राग दरबारी, मृगनयनी जैसे न जाने कितने कालजयी उपन्यास, हिंदी की औपन्यासिक रचनाओं पर बनने वाले धारावाहिक, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया ने उन्हें लोकप्रियता दिलवाई है। कहीं संस्कृत ग्रंथों में, कहीं भारतीय भाषाओं की रचनाओं में स्रोत बनकर उनका पाठकीय, दर्शक और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुसार अंतरण या अनुवाद, यह वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। उनकी प्रस्तुति इस प्रकार का प्रमाण दिखाई देती है। यही स्थिति सिनेमा आदि क्षेत्रों में भी हम देख सकते हैं। वहाँ भी संवाद, पटकथा, इन सब को इन अनुवाद के माध्यम से हम, एक तकनीक है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कभी कभी मीडिया में अनुवादेयता यानी अनट्रांसेबिलिटी, इसकी स्थिति भी आती है। वह अनुवाद की और अनुवादक की सीमाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। किंतु मीडिया में अनुवाद का अपना एक प्रायोजित, सुनिश्चित उद्देश्य होता है। वहाँ श्रोता, दर्शक, पाठक आदि की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अनुवादक की और उस मुद्रित माध्यम या विद्युतीय माध्यम की प्राथमिकता होती है। मीडिया माध्यमों की अपनी छवि, अपना गांभीर्य, अपनी भाषा नीति इसमें काम करती है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इनकी प्रकृति, वैयाकरणिक व्यवस्था, शैली तथा शब्द चयन की सीमाएं, यह भी वहाँ बाधा बनती है। विषय के अनुसार, अनुशासन के अनुसार शब्दावली का चयन, वाक्य का विन्यास तैयार करना और पाठकीय अपेक्षा, जिनके लिए अनुवाद किया जा रहा है उनकी अपेक्षा क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर भी हम देख सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों से लगातार मीडिया, न्यू मीडिया, ये सब इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। किंतु न्यू मीडिया के
आगमन के बाद ये परिवर्तन, आधुनिकीकरण के बावजूद अनुवाद का आशय अभी लगातार बना हुआ है। हम यह परिवर्तन विचारणीय है कि वह अनुवाद अनुवादक कर रहा है या अब मशीन से या तमाम तरह के कार्यक्रम जो निर्मित किए जा रहे हैं उनसे किए जा रहे हैं। तब भी मशीनी अनुवाद, ऑनलाइन अनुवाद के बढ़ते साधन या प्रविधियां इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अब सहायक सिद्ध हो रहे हैं, यानी उनकी भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। किंतु मीडिया में किए गए या किए जा रहे अनुवाद की अपनी गंभीरता है। वह किसी शब्द या प्रयुक्ति के गलत अनुवाद से, अमानक अनुवाद से बड़ा झंझट, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए अनुवादक की यह जिम्मेदारी वहाँ तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि जब हम संचरण से, संप्रेषण से जोड़कर समाचार को, घटना को देखते हैं तो वह देखने और पढ़ने वालों पर व्यापक स्तर पर असर डालती है। मीडिया की अपनी पारिभाषिक शब्दावली भी सुनिश्चित है। हम देख सकते हैं कि वहाँ चांदी उछलती है, वहाँ सोना लुढ़कता है, गिरता है, दालें फिसलती हैं, चना लुढ़क जाता है, तेल नरम हो जाते हैं, तिलहन गर्म हो जाती है, जीरा भड़क उठता है। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो बाजार के अलग तरह से हैं और खेल की अलग भाषा, अलग मुहावरा, अलग तेवर, अलग शब्दावली है। वहाँ छक्के छुड़ाए जाते हैं, वहाँ धुआंधार बल्लेबाजी की जाती है, वहाँ धूल चटाई जाती है, वहाँ तेजड़िए मंदड़िए जैसे शेयर मार्केट की शब्दावली या अवधारणात्मक शब्द, इनका प्रयोग भी होता है। वहीं हम गिरावट को अस्पष्ट रूप में, यानी अगर बहुत सारे शब्दों को देखें जहाँ अस्पष्ट प्रति है तो डर्टी कॉपी, जहाँ संपादक है वहाँ एडिटर, पहला प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ, विदेशी समाचार सेवा, फॉरेन न्यूज़ सर्विस, इस तरह के अंग्रेजी के प्रयोगों के समतुल्य, सममूल्य हिंदी में प्रयोग तैयार किए जाते हैं। इसलिए सिटी न्यूज़ को नगर समाचार कहते हैं, नॉट न्यूज़ को, न्यू न्यूज़ को गर्मा गर्म समाचार कहते हैं, और कॉलम को स्तंभ कहते हैं, प्रचार लेख राइट अप्स को, यानी तमाम तरह के ऐसे मुखपृष्ठ हों, राइट अप्स हों, इनको सबको अगर हम देखें, जो सीधा प्रसारण होता है उसको लाइव टेलीकास्ट या लाइव ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ऐसी पारिभाषिक शब्दावली, क्योंकि हमने देखा कि CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जिसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कहते हैं, उसने बहुत से पारिभाषिक शब्द, अलग अलग अनुशासनों के शब्द बनाए हैं। और ये शब्द वास्तव में वह कोश वाले शब्द नहीं है जिनका डिक्शनरी या शब्दकोश खोलकर अर्थ देख लें। ये तो कंसेप्चुअल हैं, अवधारणात्मक हैं, इसलिए इसको शब्दावली कहा जाता है। तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, इनकी जब हम चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में हमें टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या दूसरे अनुशासनों की प्रौद्योगिकी हो, उन सब में हम इसको देख सकते हैं। मीडिया में खबरें, पृष्ठ इसी आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जैसे शैक्षिक सूचनाएं या खबरें या समाचार, सांस्कृतिक समाचार, देश विदेश के समाचार, नगरीय समाचार, स्थानीय समाचार, खेल समाचार, बाजार समाचार, शेयर मार्केट के समाचार, राजनीति के समाचार, अध्यात्म के, भक्ति के, दर्शन के, योग के, चिकित्सा के, महामारी के, अद्यतन अधुनातन विश्व की समस्याओं और चुनौतियों के समाचार, आतंक के समाचार, ऐसे बहुत सी खबरों को, बहुत सी जानकारियों को हम देखते हैं। और सबकी प्रस्तुति के लिए एक भाषा नीति काम करती है। अनुवाद एक उद्देश्य विशेष के साथ किया जाता है। अनुवादक को यह ज्ञात होता है कि इसका अनुवाद क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। इसलिए रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर,
इंटरनेट, इन सब से प्रसारित, प्रदर्शित, प्रचारित होने वाली खबरें या सूचनाएं इस क्षेत्र में अनुवाद आधारित होती हैं। मनोरंजन की सामग्री हो, दर्शक श्रोता भले ही अनपढ़ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वह देखकर, सुनकर उससे लाभान्वित या उपकृत होते हैं, जबकि पत्र पत्रिकाओं में पाठक का पढ़ा लिखा होना, साक्षर होना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए भाषा नीति, अनुवाद नीति उसी आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतः वहाँ भी न छोड़ो न जोड़ो का सिद्धांत या सैद्धांतिकी इसका अनुपालन किया जाता है। यही अनुवाद की सीमाएं और अनुवाद की शक्तियाँ, अनुवाद की मजबूरियाँ यह भी सुनिश्चित होती हैं। चुनौतियाँ भी यहीं से पैदा होती हैं। इसीलिए मीडिया भाषा शिक्षक की भूमिका में अब दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका उद्देश्य अब भाषा की मानकता, शुद्धता या प्रामाणिकता उतना नहीं है जितना खबरों का संचरण है। देश विदेश में वो अद्यतन अधुनातन जानकारियों का संचार करना चाहते हैं। इसीलिए भाषाई गरिमा, मर्यादा की अनदेखी अब मूल से अनुदित सामग्री में अर्थात लक्ष्य भाषा में बहुत बार हमें देखने को ऐसी त्रुटियां मिलती हैं। मीडिया में रेल दुर्घटना में भी 10 व्यक्ति मारे गए जैसे प्रयोग मिलते हैं, जबकि दंगों में भी 10 व्यक्ति मारे गए ऐसा प्रयोग मिलता है। जबकि एक जगह मारने वाले और दूसरी जगह मारने वालों की अनुपस्थिति, यह स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए अनुवाद करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि कर्ता कहाँ है और कहाँ नहीं है। रेल दुर्घटना में 10 व्यक्ति मर गए ऐसा समाचार होना चाहिए और दंगों में 10 व्यक्ति मारे गए ऐसा समाचार होना चाहिए। किंतु अज्ञानता से या अनाभ्यास से इस तरह की त्रुटियां देखने को जब मिलती हैं तो चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। प्रिंट मीडिया में शीर्षकों के अनुवाद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्य समाचारों के शीर्षक आदि के अनुवाद न करके उनका मौलिक सृजन किया जाता है। यानी जो पृष्ठ बनाने वाला व्यक्ति है, जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, उसको यह निर्देश होता है, उसके पास यह जानकारी होती है कि हमें हेडिंग्स का, शीर्षक का अनुवाद नहीं करना होता। उसको हम मौलिक रूप से क्रिएट करते हैं, उसका सृजन करते हैं। जैसे कपिल की शानदार बल्लेबाजी, इसका अंग्रेजी में शीर्षक दिया गया बिग हिटिंग बाय कपिल देव। अब दोनों के अंतर को हम देख सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेटिव है, जो संप्रेष्य अर्थ है, वह काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। चांदी में गिरावट का अंग्रेजी अनुवाद सेटबैक इन सिल्वर यह किया गया। विज्ञापनों आदि के अनुवाद में भी हम अनुवादकों को विज्ञापनों के मूल उद्देश्य का, उपभोक्ताओं के स्तर पर उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल विज्ञापन के माध्यम का तथा उनकी भाषागत विशेषताओं का पूरा ध्यान रखना होता है। उपभोक्ता मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान को समझकर अनुवाद करने का प्रयत्न करना होता है। हम ध्यान दें तो अनेक विज्ञापनों के अनुवाद में हमें इस प्रकार की चुनौती या इस प्रकार का संकट देखने को मिलता है। जैसे मेड फॉर ईच अदर, है ना, यहाँ इस विज्ञापन में हम देख सकते हैं कि एक दूजे के लिए बने, इस तरह का अनुवाद सामान्य अनुवाद होगा। जबकि क्रिएटिव या रचनात्मक अनुवाद अगर हम देखें तो जोड़ी अनोखी, मेल अनोखा। अब ये मेड फॉर ईच अदर, इसकी रचना धर्मिता अनुवादक के पास हम देख सकते हैं। इसी तरह फील द पिक्चर, अब तस्वीर महसूस करें, यह अनुवाद होगा तो सामान्य अनुवाद होगा। जबकि उत्कृष्ट अनुवाद अगर हम बनाएं तो एक जीवंत एहसास, इस प्रकार का, तो शब्दों का, भाषा का, वाक्य विन्यास का जो प्रयोग होता है वो बड़ा प्रभावी होता है, वो बड़ा मोहक होता है। इसलिए देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अब ये एक प्रयुक्ति है, एक रजिस्टर है, जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं। इस तरह के तमाम उदाहरण इसका प्रमाण बनते हैं कि मीडिया का,
टेक्नोलॉजी का, सूचना तंत्र का, संचार क्रांति का अनुवाद से कितना गहरा रिश्ता है, संबंध है। न्यू हॉरिजन्स, न्यू होप्स, अब इसका अनुवाद नई दिशाएं, नई आशाएं, इस प्रकार का अनुवाद अगर होता है तो वह मीनिंगफुल होता है, वह सार्थक होता है, वह अपने लक्ष्य को सिद्ध करने वाला बन जाता है। इसलिए बात चाहे विज्ञापनों के अनुवाद की हो या मनोरंजन के क्षेत्र की हो, गागर में सागर भरने का काम अनुवादक को या भाषा के प्रयोक्ता को करना होता है। यह एक प्रकार से पुनर्सृजन भी होता है, इसको रिक्रिएशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशन करते हुए एक तो अनुसृजन भी होता है जिसको ट्रांसक्रिएशन कहते हैं, और एक पुनर्सृजन होता है जिसको रिक्रिएशन कहते हैं। मीडिया में वास्तव में अनुवाद थैंकलेस जॉब नहीं होता, ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं। यहाँ भी पर काया प्रवेश की साधना अनुवादक को करनी होती है, क्योंकि मूल भाव को रचना धर्मिता के साथ अक्षुण्ण रखते हुए अपने पाठक या दर्शक तक उसे पहुंचाना होता है। इसलिए कह सकते हैं कि सामग्री के समस्त अनुवाद को यदि अनुवादक समझ ले और कोश, शब्दावली आदि देखने की गुंजाइश पाठक या दर्शक के लिए शेष न रहे तो अनुवाद बेहतर होता है। इसलिए सहज, बोधगम्य, सार्थक और संप्रेषणीय अनुवाद यह मीडिया में होना चाहिए, यह उसकी अनिवार्यता होती है। मीडिया के अनुवादक को जागरूक होना पड़ता है, अध्ययनशील होना पड़ता है, त्वरित बुद्धि वाला होना पड़ता है, और तभी वह मीडिया के मंतव्य को, उसके मर्म को समझकर अपने पाठकों या दर्शकों तक पहुंचा पाता है। एक अच्छा पत्रकार ही पत्रकारिता के क्षेत्र का सार्थक अनुवाद कर सकता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।